हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे और इन स्टोरीज में क्या होता है, समाज में फैली कुछ कुरीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं या जिनका प्रभाव उन पर पड़ता है। तो दो बच्चे हैं, दोनों की अलग अलग कहानियाँ हैं और किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को झेलते हैं या महसूस करते हैं वो हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। पहली जो स्टोरी है उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब इस स्टोरी में क्या होता है, एक बच्ची होती है, पढ़ने के लिए एक स्कूल जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको काटा जाता है। तो जब उसके बाल काटे जाते हैं तो वो किस तरह महसूस करती है और मदद के लिए किस तरह रोती है और अपनी माँ को बुलाती है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. सेबों के देश में पहला दिन कड़ाके की ठंड वाला था क्योंकि जमीन अभी भी बर्फ से ढकी हुई थी और पेड़ नंगे थे। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crushing through the belfry overhead and into our sensitive ears. अब जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ के लिए बेल होती है। तो जो सबसे पहली बेल बजी उनके लिए किस चीज़ की बजी, ब्रेकफास्ट के लिए, और उसी का डिस्क्रिप्शन उस बच्ची ने दिया है। नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी जिसकी तेज धातु जैसी आवाज़ ऊपर घंटा घर से होते हुए हमारे संवेदनशील कानों तक पहुंच रही थी। ये जो वर्ड है आपका सेंसिटिव, इसका अर्थ है संवेदनशील। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। नंगे फर्श पर जूतों की खिंचाव भरी आवाज़ हमें चैन नहीं दे रही थी। अब एनोइंग, एनोइंग का अर्थ चैन ना देना है, किसी तरीके से परेशान करना। पहले क्या था, पहले बेल बजी, उसने एनॉय किया या उसने परेशान किया। उसके बाद जब बच्चे चल रहे थे तो उनके जो जूते थे उनकी आवाज़ से उसे और दिक्कत हो रही थी। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. लगातार कर्कश आवाज़ों का टकराव और कई आवाज़ों, एक अंतरधारा जो किसी अनजान भाषा में बुदबुदा रही थी, एक ऐसा कोलाहल मचा रही थी जिसके भीतर मैं मजबूती से बंधी हुई थी। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. और हालांकि मेरी आत्मा अपनी खोई हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए खुद को चीर रही थी, सब कुछ बेकार था। यानी कि वो एकदम बहुत ज़्यादा फंसी हुई या उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जो आज़ादी है वो पूरी तरह से छिन चुकी है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लेती उसको ऐसा पूरी तरह महसूस हो रहा था कि वो ये सब कुछ जो कुछ भी कर रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है और पूरी तरह यूजलेस है। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। हमारे पीछे एक गोरी चिट्टी औरत जिसके बाल सफ़ेद थे आई। अब ये जिस औरत के बारे में यहाँ बात हो रही है वो थोड़ी सी कह सकते हैं आप एरोगेंट थी और पूरी तरीके से सुपरवाइज करती थी उस स्कूल को या वो जहाँ बच्ची हॉस्टल में थी उसको। We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. हमें लड़कियों की एक पंक्ति में बिठाया गया जो भोजन कक्ष में जा रही थी। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. ये भारतीय लड़कियां थी, सख्त जूते और कसकर चिपके हुए कपड़े पहने हुए। Clinging dresses, कसकर चिपके हुए कपड़े, यानी कि उसने किसका डिस्क्रिप्शन दिया, जो इंडियन गर्ल्स थी उनके कपड़े कैसे थे, बहुत ज़्यादा टाइट थे और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थे। The small girls wore sleeved aprons and singled hair. छोटी लड़कियों ने बाहें वाले एप्रन और सिंगल वाले बाल पहने हुए थे। As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. जैसे ही मैं अपने मुलायम मोकासिन में चुपचाप चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगी क्योंकि मेरा कंबल मेरे कंधे से उतर गया था। I looked hard at the Indian girls, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, in their tightly fitting clothes. मैंने भारतीय लड़कियों को गौर से देखा, यानी कि उसको अपनी जो हालत थी उस पर तो बुरा लग ही रहा था, साथ ही साथ वो और ज़्यादा बुरा किसके लिए फील कर रही थी या उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इंडियन गर्ल्स के लिए, जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वे मुझसे भी ज़्यादा बेढंगे कपड़े पहने हुए थी अपने तंग कपड़ों में। While we marched in, the boys entered at an opposite door.
जब हम अंदर जा रहे थे तो लड़के सामने वाले दरवाजे से अंदर आ गए। अब कुछ हॉल टाइप का होगा, एक तरफ से लड़कियां एंटर की होंगी, एक तरफ से लड़के, उस चीज़ का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। आई वॉज फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन अवर पार्टी। मैं उन 3 बहादुर नौजवानों पर नजर रख रही थी जो हमारे दल में आए थे। आई स्पाइड देम इन दी रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। मैंने उन्हें पीछे की पंक्तियों में देखा, वह उतने ही असहज दिख रहे थे जितना मैं महसूस कर रही थी। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। एक छोटी घंटी बजी और हर छात्र ने मेज के नीचे से एक कुर्सी निकाली। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. यह मानते हुए कि इस हरकत का मतलब था कि उन्हें बैठना था, मैंने अपनी कुर्सी निकाली और तुरंत एक तरफ से उस पर बैठ गई। अब क्या है कि बेल बजी, बेल बजने के साथ ही टेबल था, टेबल या डेस्क कह सकते हैं, उसने चेयर निकाली और उसने सोचा जब चेयर निकाली है तो इस पर बैठना है, तो उसने तुरंत क्या किया, उस जो चेयर थी या कुर्सी थी उस पर वो बैठ गई। But when I turned my head, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने देखा कि मैं अकेली बैठी थी और हमारी मेज पर बाकी सभी खड़े थे, यानी कि वो इकलौती थी जो बैठ गई थी, बाकी सब लोग खड़े थे। Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. जैसे ही मैं उठने लगी, शर्म से इधर उधर देखने लगी कि कुर्सियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि दूसरी घंटी बजी। All were seated at last and I had to crawl back into my chair again. आखिरकार सभी बैठ गए और मुझे फिर से अपनी कुर्सी पर रेंगना पड़ा, या बहुत धीरे से वो बैठ गई। I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him. मैंने हॉल के एक छोर पर एक आदमी की आवाज़ सुनी और मैंने उसे देखने के लिए इधर उधर देखा। But all the others hung their heads over their plates. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. लेकिन बाकी सभी ने अपनी अपनी प्लेटों पर सिर झुका लिया था। यानी कि उसने क्या किया, उसने जब आवाज़ सुनी तो नॉर्मल सा अपना रिस्पॉन्स होता है कि हम देखते हैं कि किधर से आवाज़ आ रही है, तो वो एकलौती थी जिसने देखने की कोशिश करी, बाकी सब अपनी प्लेट की तरफ नज़रें झुका करके खाना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैंने मेजों की लंबी श्रृंखला पर नज़र डाली, मैंने एक गोरी चिट्टी महिला की नज़रें मुझ पर पड़ी। Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. The man ceased his mutterings and then a third bell was tapped. मैंने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। जैसे ही उसकी नज़र मिली उस पेल फेस वुमन से, उसने क्या किया, अपनी नज़रें नीचे कर ली, यह सोचकर कि वह अजनबी औरत मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही थी। उस आदमी ने बुदबुदाना बंद कर दिया और फिर तीसरी घंटी बजी। ये जो वर्ड लिखा आपका मटरिंग्स, बुदबुदाना। Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. सबने अपना चाकू और कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी क्योंकि अब तक मैं और कुछ भी करने से डर रही थी। यानी कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई उससे वो इतना ज़्यादा खौफ खा गई या डर गई कि जब लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो उसके दिमाग में एक संदेह आ गया कि क्या कैसे खाना है, क्या खाने का तरीका भी कुछ और होता है, इस वजह से वो रोने लग गई। But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. लेकिन फॉर्मूला द्वारा खाना उस पहले दिन की सबसे कठिन परीक्षा नहीं थी। ये जो वर्ड है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब यहाँ क्या है कि जिस तरीके से या जिस रूल से या रेगुलेशन से खाया जा रहा था वो सबसे कठिन पार्ट नहीं था। कठिन पार्ट तो अब आने वाला था। लेट इन दी मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग। सुबह देर से मेरी दोस्त जुडविन ने मुझे एक भयानक चेतावनी दी। Judwin knew a few words of English, and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long, heavy hairs. Judwin को अंग्रेजी के कुछ शब्द आते थे और उसने उस गोरी महिला को हमारे लंबे घने बाल काटने की बात करते सुना था। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy. हमारी माताओं ने हमें सिखाया था कि केवल अकुशल योद्धाओं के, जिन्हें बंदी बनाया जाता था, दुश्मन उनके बाल कटवाते थे।
तो ये बात उसे छोटे से उसकी मदर ने बताई थी, और जब वो स्कूल आई और वहाँ उसने ये चीज़ देखी कि बाल कटवाने की बात हो रही है, तो उसके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि उसकी माता जी ने क्या बोला था उससे कि जो हार गए होते हैं या जिन्हें बंदी बना लिया जाता है उनके बाल कटवाए जाते हैं। Among our people, short hair was worn by mourners and singled hair by cowards. हमारे लोगों में शोक मनाने वाले छोटे बाल रखते थे और कायर बाल कटाते थे। कावर्ड्स, कायर, mourners, शोक मनाने वाले। We discussed our fate some moments, and when Judwin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. हमने कुछ पल अपने भाग्य पर चर्चा की, और जब जुडविन ने कहा हमें झुकना होगा क्योंकि वे मजबूत हैं, तो मैंने विद्रोह कर दिया। रिबेल्ड, विद्रोह करना, यानी कि वो एकदम खिलाफ हो गई कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने वाली। नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी। सबमिट करना या झुकना या बात मान लेना, मैं पहले संघर्ष करूंगी, स्ट्रगल, संघर्ष। मैंने जवाब दिया। आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। मैंने अपना मौका देखा और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं गायब हो गई। यानी कि वो वेट कर रही थी कि सबका ध्यान हटे या जब उसको मौका मिले वो वहाँ से भाग जाए। जैसे ही उसको मौका मिला वो वहाँ से भागी। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. मैं अपने चरमराते जूतों में जितनी चुपचाप हो सके सीढ़ियाँ चढ़ी, मेरे मोकसिन की जगह जूते ले लिए गए। अब वो भागने की कोशिश कर रही है। Along the hall I passed without knowing whether I was going. मैं हॉल से गुजरती रही बिना यह जाने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ते हुए मुझे एक बड़ा कमरा मिला जिसमें 3 सफ़ेद बिस्तर थे। The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. खिड़कियां गहरे हरे रंग के पर्दे से ढकी थी जिससे कमरा काफ़ी धुंधला लग रहा था, यानी कि लाइट उसमें आसानी से एंटर नहीं कर पा रही होगी। Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. शुक्र है कि वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कदम दरवाजे से सबसे दूर कोने की ओर बढ़ाए। Farthest, सबसे दूर। On my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. अपने हाथों और घुटनों के बल मैं बिस्तर के नीचे रेंग गई और खुद को उस अंधेरे कोने में दुबका लिया या छुप गई। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. अपने छिपने की जगह से मैं बाहर झांकने लगी। जब भी मुझे आसपास कदमों की आहट सुनाई देती, मैं डर से कांप उठती। तो उसे ऐसा महसूस होता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ढूंढता हुआ उसके पास आ गया या जाने अनजाने कोई उसके रूम में आया और वो वहाँ छुपी हुई उसे मिल गई। Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me, I did not open my mouth to answer. हालांकि हॉल में ऊंची आवाज़ें मेरा नाम पुकार रही थी, यानी कि उसको आवाज़ देना शुरू कर दिया गया था, और मुझे पता था कि जुडविन भी मुझे ढूंढ रही है। फिर भी मैंने जवाब देने के लिए मुंह नहीं खोला। Then the steps were quickened and the voices became excited. फिर कदम तेज हो गए और आवाज़ें उत्तेजित हो गई। Quickened, तेज हो गए, excited, उत्तेजित, यानी कि पास से आने लगी आवाज़। द साउंड केम नियरर एंड नियरर, आवाज़ें और नज़दीक आती गईं। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, कौन से रूम में? जिस रूम में वो छुपी हुई बैठी थी। औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप्ड बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। मैंने सांस रोक ली और उन्हें अलमारी के दरवाजे खोलते और बड़े बड़े ट्रंकों के पीछे झांकते देखा। मतलब उसे ढूंढना शुरू कर दिया उन लोगों ने उस कमरे के अंदर। Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. किसी ने पर्दे उतार दिए और कमरा अचानक रोशनी से भर गया। What caused them to stop and look under the bed? I do not know. मुझे नहीं पता कि उन्हें झुककर बिस्तर के नीचे देखने की क्या वजह थी। I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. मुझे याद है मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। ड्रैग्ड मतलब घसीटना, एकदम खींच करके। हालांकि मैंने लात मारकर और खरोचकर खुद को रोका। स्क्रैचिंग, खरोचना। खरोचना मतलब जब आप पकड़ने की कुछ कोशिश करें या वॉल को या किसी चीज़ को ऐसी पकड़ने की कोशिश करें जहां
कुछ ना हो कि ग्रिप बने, तो वहाँ क्या होगा, खरुच जाएगा या स्क्रैचिंग के निशान बन जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्ड एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। अपनी ना चाहते हुए भी, मतलब उसे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, मुझे नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। फास्ट इन अ चेयर, एक कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. मैं जोर जोर से रोई। अब वो एकदम फंस चुकी थी, तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, लगातार अपना सिर हिलाती रही जब तक कि मुझे अपनी गर्दन पर कैंची की ठंडी धारें महसूस नहीं हुई और मैंने अपनी एक मोटी चोटी को कुतरते हुए सुना। यानी कि कैंची लगा करके उसके जो बाल थे उसको काटना उन्होंने स्टार्ट नहीं कर दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। अब वो प्रोसेस शुरू हो गया था, यानी उसका बाल काटना उन्होंने शुरू कर दिया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज। फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया या हार मान गई। जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था, तब से मुझे बेहद बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। इनडिग्निटीज, बेइज्जती। People had stared at me. लोग मुझे घूरते रहे थे। I had been tossed about in the air like a wooden puppet. मुझे लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया था। And now my long hair was singled like a coward's. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. और अब मेरे लंबे बाल किसी कायर के बालों की तरह बिखरे हुए थे, यानी कि एकदम छोटे छोटे कर दिए गए थे उसके बाल। और उसकी माँ ने उसे ये बात बताई थी कि जो कावर्ड होते हैं या कायर होते हैं उन्हीं के बाल छोटे होते हैं। अपनी पीड़ा में मैं अपनी माँ के लिए कराहती रही, लेकिन कोई मुझे दिलासा देने नहीं आया। मोर्न का मतलब करहाना। Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. कोई भी मुझे चुपचाप तर्क नहीं करता था जैसा मेरी माँ किया करती थी, क्योंकि मैं चरवाहे द्वारा हाके जाने वाले कई छोटी जानवरों में से एक थी। यानी कि उसने एकदम पूरी तरह सरेंडर कर दिया और ये मान लिया कि जो चरवाहे होते हैं जैसे हाँकते हैं जानवर को, वो उस तरह हो गई है। हर्डर कौन होते हैं? चरवाहे। अब आपकी जो दूसरी स्टोरी है उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये जो स्टोरी है वो छुआछूत को लेकर के या अनटचेबिलिटी को लेकर के है। When I was studying in the third class, I had not yet heard people speak openly of untouchability. जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब तक मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुलकर बात करते नहीं सुना था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत क्या होता है, अगर आपको पता हो या नहीं भी पता है, तो छुआछूत में क्या होता है कि काफ़ी पुराने समय से और अभी भी कई ऐसी जगहें हैं भारत में भी और बाहरी देशों में भी कि लोग इन्फीरियर और सुपीरियर की चीज़ों में भरोसा रखते हैं। क्या होता है कि मानते हैं हम सुपीरियर और आप इन्फीरियर हैं, तो आप अगर हमें छुएंगे भी तब भी हम अपवित्र हो जाएंगे, इस वजह से आप मुझे छू भी नहीं सकते। तो उसी से रिलेट करती हुई एक स्टोरी है और किस तरह उन लोगों को ट्रीट किया जाता था, उनकी मानसिक स्थिति किस तरह रहती थी और क्या करके वो इन चीज़ों से बच सकते थे, देखने में मिलेगा इस स्टोरी में। But I had already seen, felt, experienced and being humiliated by what it is. लेकिन मैंने इसे पहले ही देखा, महसूस किया, अनुभव किया और अपमानित भी हुआ था। Humiliated, अपमानित। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. एक दिन मैं स्कूल से घर जा रहा था, मेरे कांधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. यह दूरी वास्तव में 10 मिनट में पैदल तय की जा सकती थी। But usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. लेकिन आमतौर पर मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते थे। यानी कि जो रास्ता 10 मिनट में पूरा किया जाता था उसे 30 मिनट लगते थे। ऐसा क्यों होता था, देखते हैं। It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. मुझे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाता था धीरे धीरे चलते हुए। Dawdle along, धीरे धीरे चलना।
सड़कें, दुकानें और बाजार में चल रहे सभी मजे और खेल, सभी मनोरंजक नवीनताएं और विचित्रताएं देखते हुए। नॉवेलिटीज, नवीनताएं, ऑडिटीज, विचित्रताएं, यानी कि वहां पर अलग अलग चीजें उसे देखने को मिलती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विद द स्नेक चार्मर kept in its box and displayed from time to time. The cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept paddling as hard as he could from break of day. The rupee notes that were pinned on to his shirt to spur him on. The spinning wheels, the Mariatta temple, the huge bell hanging there, the Pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all other shops next to each other. The street light always demonstrating how it could change from blue to violet. The Narikuran hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads, and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. 10 मिनट के रास्ते को उसे आधा घंटा या 1 घंटा क्यों लग जाता था, उसका उन्होंने यहाँ पे कारण बता रखा है। वो क्या क्या चीज़ें देखते थे, या जो बाज़ार होती थी या जो मार्केट प्लेस होती थी वहाँ उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, जिस वजह से वो बहुत धीरे धीरे आते थे और सारी चीज़ों का मज़ा लेते हुए या इन्जॉय करते हुए आते थे। प्रदर्शन करता बंदर, यानी कि बंदर का जो खेल होता है वो देखते हुए। वह सांप जिसे सपेरा अपने डिब्बे में रखता था और समय समय पर दिखाता था। वह साइकिल सवार जो 3 दिनों से अपनी साइकिल से नहीं उतरा था। ये भी खेल पुराने में बहुत कॉमन होता था कि साइकिलिस्ट जो होते थे वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए साइकिल चलाते रहते थे। तो उसी तरह के एक खेल की यहाँ बात है। और जो सुबह से ही पूरी ताकत से साइकिल चलाता रहा। रुपए के नोट जो उसे प्रेरित करने के लिए उसकी कमीज पर पिन किए गए थे, यानी कि उसकी शर्ट पे यहाँ पे क्या था कि नोट जो है वो पिन किया जाता था, जिससे वो मोटिवेटेड रहे या उत्साहित रहे। चरखे, मारियाता मंदिर, वहाँ लटकती विशाल घंटी, एक मंदिर जिसमें बहुत बड़ी घंटी लटकी थी, विशाल घंटी। मंदिर के सामने पकाया जा रहा पोंगल का प्रसाद, गांधी की मूर्ति के पास सूखी मछली की दुकान, मिठाई की दुकान, तले हुए नाश्ते बेचने वाली दुकान और एक दूसरे के बगल में सभी अन्य दुकानें। सड़क की रोशनी जो हमेशा दिखती रहती कि वह कैसे नीले से बैगनी रंग में बदल सकती है। नारिकुरन, शिकारी जिप्सी अपने जंगली लीमर को पिंजरे में लिए सुइयां, मिट्टी के मोती और कान साफ करने के ऊपर उपकरण बेच रहा था। ओह, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, यानी कि और भी बहुत कुछ वो देख सकते हैं और बता सकते हैं। Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. हर चीज़ मुझे एक ठहराव पर ला देती और मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। यानी जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई वो जब भी उनके सामने आती थी तो किसी तरह वो रुक जाते थे और उनका मन होता था कि उसको एंजॉय करते रहें या देखते रहें। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage and harness us through their mics. कभी कभी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आते, मंच बनाते और अपने माइक से हमें भाषण देते। Then there might be a street play or a puppet show or a no magic, no miracle stunt performance. फिर कोई नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो या ना जादू ना चमत्कार वाला करतब दिखाने का कार्यक्रम होता। All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. ये सब समय समय पर होता रहता, लेकिन लगभग निश्चित रूप से कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम। Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. वैसे भी बाजार में कॉफ़ी क्लब होते थे। जिस तरह हर वेटर कॉफ़ी को ठंडा करता था, एक ग्लास ऊपर उठाता था और उसकी सामग्री को अपने दूसरे हाथ में लिए ग्लास में डालता था। यानी कि ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उसी का उन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ दी शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। या जिस तरह कुछ लोग
दुकानों के सामने बैठकर प्याज काटते थे, उनकी आंखें कहीं और होती थी ताकि उन्हें जलन ना हो। यानी कि जब आप अनियन या प्याज जो होता है उसको काटते हैं तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है। तो वहाँ के जो लोग थे दूसरी तरफ देख करके क्या करते थे, प्याज काटते थे। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, या वहाँ उगता बादाम का पेड़ और उसका फल जो कभी कभी हवा से झड़ जाता था। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. यह सारे नज़ारे मिलकर मेरे पैरों में जकड़न पैदा कर देते थे और मुझे घर जाने से रोक देते थे। And then, according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, and palm fruit, guavas and jackfruit. और फिर मौसम के अनुसार, मतलब जो जिस तरह मौसम होता था उस तरीके के फल उसे देखने को मिलते थे। कौन कौन से फल हैं वहाँ? आम, खीरा, गन्ना, शकरकंद, ताड़ के अंकुर, चना, ताड़ का सिरप और ताड़ के फल, अमरूद और कटहल होते थे। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टर्मरिक सीड्स एंड आइस लॉलीज। हर दिन मैं लोगों को मीठे और नमकीन तले हुए स्नैक्स, पायसम, हलवा, उबले हुए इमली के बीज और आइस्ड लॉली बेचते देखता था। Gazing at all these, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. यह सब देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आ गया, मेरा बैग कंधे पर लटका हुआ था। यानी कि ये सारी चीज़ें जो थी, जो उन्होंने अभी तक डिस्क्राइब करी, उनका यूजुअल व्यू था। जब भी वो स्कूल से लौटते थे तो उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी। तो ऐसे ही एक यूजुअल डे था जब वो इस तरह लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? एट द ऑपोजिट कॉर्नर, दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। हालांकि सामने वाले कोने में एक खलिहान बनाया गया था और मकान मालिक एक पत्थर के किनारे पर बिछे बोरे के टुकड़े पर बैठा यह सब देख रहा था। Our people were hard at work, driving cattle in pair round and round to tread out the grain from the straw. हमारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, मवेशियों को जोड़े में गोल गोल घुमाकर भूसे से अनाज निकालने के लिए हाथों में हाँक रहे थे। यानी कि जो इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, जो ये वर्ड लिखा हुआ अवर पीपल, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के बारे में या जो इस कम्युनिटी से वो थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत हार्ड वर्किंग या बहुत मेहनती थे वो लोग। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। जानवरों के मुंह बांध दिए गए थे ताकि वे भूसा खुद ना खा सकें। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, यह मज़ा देखता रहा। या जो ये चीज़ें हो रही थी उसे देख करके उन्हें मज़ा आ रहा था, तो वहाँ खड़े होकर के उन्होंने देखना शुरू किया। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तभी हमारी गली के एक बुजुर्ग बाजार की तरफ से आ रहे थे। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। जिस अंदाज में वह चल रहे थे उससे मेरा मन दुबक गया। यानी कि जिस तरह वो चल रहे थे उसको देख करके उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया। डबल अप, दुबक गया। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. इतने बड़े आदमी को इस तरह एक छोटा पैकेट ले जाते देख मैं हंसी से लोटपोट हो जाना चाहता था। I guess there was something like वड़ाई और green banana भाजी in the packet because the wrapping paper was stained with oil. मैंने अंदाज़ा लगाया कि पैकेट में वड़ई या हरे केले की भजिया जैसी कोई चीज़ है क्योंकि पैकेट पर तेल लगा हुआ था। अब उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन, एल्डर मैन आ रहा है और उनके हाथ में एक पैकेट है जिस पैकेट के अंदर वड़ई हो सकती है, ग्रीन बनाना की भजिया हो सकती है या भाजी हो सकती है, जो स्नैक्स होते हैं, कॉमन स्नैक्स होते हैं साउथ इंडिया के। तो ऐसा क्या था जिसे देख करके वो हंसने लगे या बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। He came along holding out the packet by its string without touching it. वे आए बिना छुए पैकेट को उसकी डोरी से पकड़े हुए थे। यानी कि पैकेट जो होगा वो कह सकते हैं आप कवर्ड होगा और उसके बाद उसमें एक स्ट्रिंग होगी, धागा हो सकता है या पॉली बैग हो सकता है, जिसको उन्होंने स्ट्रिंग से ग्रिप कर रखा था कि पैकेट उनको टच ना करे।
I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the वड़ाइस fall out? मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, अगर वे इसे ऐसे पकड़ेंगे तो क्या पैकेट खुल नहीं जाएगा और वड़ियाँ बाहर नहीं गिर जाएंगी? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था कि जब उन्होंने उसको स्ट्रिंग से पकड़ रखा और चल रहे हैं, मूव करते समय वो खुला और सारी वड़ई या जो उसके अंदर भजिया है वो जमीन में गिर जाएगा. The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. बुजुर्ग सीधे मकान मालिक के पास गए, झुककर झुके और पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया और जिस हाथ से डोरी पकड़ी थी उसे अपने दूसरे हाथ से थाम लिया. The landlord opened the parcel and began to eat the वड़ाइस. मकान मालिक ने पैकेट खोला और वड़ियाँ खाने लगे. After I had watched all this, at last I went home. My elder brother was there. मेरा बड़ा भाई वहाँ था. I told him the story in all its comic detail. मैंने उसे पूरी कहानी पूरी हास्यपूर्ण ढंग से सुनाई. I feel about with laughter at the memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. मुझे याद आया कि एक बड़ा आदमी और वो भी एक बुजुर्ग पार्सल उठाने का ऐसा खेल खेल रहा था. अब वो छोटे थे तो उन्हें लगा कि वो क्या है, खेल खेल रहा है, कि स्ट्रिंग से पकड़ के खेलते हुए लेकर के आ रहा है. तो उसने ये बात खुशी खुशी जब घर पहुंचे तो अपने बड़े भाई को बताई. बट अन्नान वॉज नॉट अम्यूज्ड. अन्नान जो लिखा हुआ है ये साउथ में जो बड़ा भाई होता है उसको बोला जाता है, लेकिन अन्नान को मजा नहीं आया. Anand told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. अनान ने मुझे बताया कि जब वह आदमी उस पैकेट को इस तरह ले जा रहा था तो वह मजाक नहीं कर रहा था. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. उसने कहा कि सब मानते थे कि वे ऊंची जाति के हैं और इसलिए उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए. अपर कास्ट यानी कि उन्होंने अपने को सुपीरियर और जो ये है ऑथर है उनको इन्फीरियर बोल दिया और क्या बोला कि क्या करना है कि आप उन्हें टच भी नहीं कर सकते. इफ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड. अगर वे ऐसा करते हैं तो वो अपवित्र हो जाएंगे. पॉल्यूटेड, अपवित्र. दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग. इसलिए उसे उस पैकेट को रस्सी से पकड़कर ले जाना पड़ा. स्ट्रिंग, रस्सी या किसी भी तरीके का धागा या पॉलीबैग कुछ भी. When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. यह सुनकर मैं और हंसना नहीं चाहता था और मुझे बहुत दुख हुआ. Terribly sad, बहुत दुख होना. Terrible का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands? Even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper. अब बहुत जनरल सा क्वेश्चन जो बच्चे के अंदर आएगा जब उसे पहली बार इस बारे में पता चलेगा या किसी भी ह्यूमन के अंदर आएगा, क्या है वो, वे कैसे मान सकते थे कि अगर हम में से कोई उस पैकेट को अपने हाथ में पकड़े तो यह घिनौना है. डिस्गस्टिंग, घिनौना. जबकि वहाँ पहले केले के पत्ते में लपेटा गया था और फिर कागज में पैक किया गया था, यानी कि दो दो कवर्स हैं उस पर, और अगर उन्होंने पकड़ा तो वो किस तरीके से डिस्गस्टिंग हो गया या घिनौना हो गया. I felt so provoked and angry that I wanted to touch those rest vadais myself straight away. मुझे इतना गुस्सा और उत्तेजना महसूस हुई कि मैं उन वड़ाइस को खुद छूना चाहता था. यानी कितना ज़्यादा वो गुस्सा आ गया, उन्हें अच्छी नहीं लगी वो बात. प्रोवोक्ड, उत्तेजना होना, एंग्री, गुस्सा. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. अगला जो क्वेश्चन आया उनके दिमाग में, मैंने सोचा हमें इन लोगों के लिए वड़ा क्यों लाना और ढोना पड़ रहा है. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. हमारा इतना महत्वपूर्ण बुजुर्ग विनम्रतापूर्ण दुकानों से नाश्ता लेने जाता है और उन्हें आदर पूर्वक झुककर और सिकुड़कर इस आदमी को देता है जो बस वहीं बैठा रहता है और उन्हें अपने मुंह में ठूस लेता है. मीकली, विनम्रतापूर्ण.
द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, यह सोचकर मुझे गुस्सा आ गया। इन्फ्यूरिएटेड, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। आई हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, ये लोग अपने बारे में इतना बड़ा कैसे सोचते थे? बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर डिड नॉट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, क्योंकि उन्होंने 4 सिक्के जमा किए थे तो क्या इसका मतलब था कि उन्हें सारी मानवीय भावनाएं खो देनी चाहिए? तो उनके अंदर ये बात भी आई कि क्या अगर उनके पास 4 पैसे हैं या उन्होंने कुछ पैसे जोड़ करके अपने पास रख लिए हैं तो ह्यूमंस की तरह या मानव की तरह सोचना उन्हें बंद कर देना चाहिए। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी इंसान हैं। अवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज, हमारे लोगों को इन लोगों के लिए ये छोटे मोटे काम कभी नहीं करने चाहिए। We should work in their fields, take home our wages and leave it at that. हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, अपनी मजदूरी घर ले जानी चाहिए और बस यहीं छोड़ देना चाहिए। My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. मेरा बड़ा भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, छुट्टियों में घर आया हुआ था। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. वह अक्सर हमारे पड़ोसी गांव के पुस्तकालय में किताबें उधार लेने जाता था। He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. एक दिन वह सिंचाई तालाब के किनारे किनारे चलते हुए घर जा रहा था। One of the landlord's men came up behind him. जमींदार का एक आदमी उसके पीछे आ गया। He thought my Anand looked unfamiliar and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?" Anand told him his name. उसे लगा कि मेरा अनान अजनबी लग रहा है, इसलिए उसने पूछा, आप कौन हैं अप्पा? आपका क्या नाम है? अनान ने उसे अपना नाम बताया। Immediately the other man asked, थम्बी, on which street do you live? तुरंत दूसरे आदमी ने पूछा, थम्बी, आप किस गली में रहते हैं? The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. मतलब कि अगर उसे पता चल जाए कि किस जगह वो रहते हैं या किस गली में रहते हैं तो उससे उसकी कास्ट का अंदाज़ा उन्हें लग जाएगा। बात यह थी कि अगर उसे पता होता कि हम किस गली में रहते हैं तो वह हमारी जाति भी जानता या पता कर लेता। अनान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनान ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. और उन्होंने आगे कहा, उसके बड़े भाई ने उनसे क्या बोला, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की या जिस कम्युनिटी में उनका बर्थ हुआ उसके बारे में वो बता रहे हैं, हमें कभी कोई सम्मान, गरिमा या आदर नहीं दिया जाता, हमसे ये सब छीन लिया जाता है। स्ट्रिप्ड ऑफ, छीन लिया जाता है। But if we study and make progress, we can throw away these indignities. लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और प्रगति करें तो हम इन अपमानों को दूर कर सकते हैं। तो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करें, जितना हो सके सीखें। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू। अगर आप हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहेंगे, यानी कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो सीखने में आप बहुत आगे रहेंगे, तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे। अगर उन्हें ये महसूस होगा कि आप इंटेलिजेंट हैं या पढ़ने में अच्छे हैं तो खुद आपके पास आएंगे और आपसे मित्रता करना चाहेंगे या जुड़ना चाहेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कड़ी मेहनत करें और सीखें। द वर्ड्स दैट अनान स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। उस दिन अनान ने मुझे जो शब्द कहे उनका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इम्प्रेशन, प्रभाव पड़ना। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और मैंने पूरी लगन से, पूरी सांस और पूरे मन से लगभग उन्मत्त में पढ़ाई की। एज अनान हैड अर्ज्ड, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। जैसा कि अनान ने कहा था, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसी वजह से कई लोग मेरे दोस्त बन गए। चलिए, आपका चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।